L2 और L3। लेयर 2 स्विच जो होगा वो आपका केवल क्या करेगा, स्विचिंग परफॉर्म करता है, और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लेयर 3 स्विच जो होगा वो आपका क्या करता है, स्विचिंग प्लस राउटिंग दोनों टास्क कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच प्लस राउटर। तो ये आपका जो लेयर 3 स्विच होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्विच की तरह काम करता है, बट आप यहाँ पर राउटिंग फीचर इनेबल करके आप इस लेयर 3 स्विच से क्या करा सकते हो, राउटिंग भी करा सकते हो, या एट द सेम टाइम ये एक राउटर की तरह और एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है। पर बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 3 स्विच होगा वो भी एक स्विच की तरह ही काम करेगा, और लेयर 2 स्विच तो स्विच का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ पर आप राउटिंग नहीं कर सकते हो। लेयर 2 स्विच जो है वो आपका DLL डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। लेयर 3 स्विच आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर, इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, बट ये नेटवर्क और डेटा लिंक दोनों के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। ये केवल मैक एड्रेस को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। जो आपका लेयर 2 स्विच होगा, यहाँ पर जो ये स्विचिंग जो करेगा या ये फॉरवर्डिंग डिसीजन जो लेता है वो किसके बेस पे लेता है, मैक एड्रेस के बेस पे। ठीक है, जब भी ये देखिएगा कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, और फॉरवर्डिंग डिसीजन वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे लेता है। आपका लेयर 3 स्विच अगर वो स्विच की तरह काम कर रहा है तो फॉरवर्डिंग डिसीजन मैक एड्रेस के बेस पे लेगा, अगर वो राउटर की तरह काम कर रहा है तो फॉरवर्डिंग डिसीजन किसके बेस पे लेगा, IP के बेस पे, है ना। राउटर जो टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल के अंदर बेस रूट की एंट्री होती है, वहाँ पर किसका, नेटवर्क एड्रेस की एंट्री होती है। तो वो जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है राउटर वो IP के बेस पे, ठीक है, और राउटिंग टेबल को चेक करता है। स्विच जो टेबल मेंटेन करता है वो कौन सी टेबल मेंटेन करता है, मैक टेबल, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कैम टेबल भी बोलते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो कैम टेबल या मैक टेबल दोनों सेम है, और ये जो टेबल मेंटेन करेगा वो मैक टेबल मेंटेन करता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन मैक के बेस पे लेता है। ये राउटर जो है वो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन IP के बेस पे लेता है। वी कैन असाइन द सिंगल IP एड्रेस टू द स्विच। आपका जो लेयर 2 स्विच होता है उसको आप केवल एक सिंगल IP एड्रेस क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, और वो IP एड्रेस डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि जैसे आपको PC को IP असाइन करना होता है, राउटर को IP असाइन करना होता है। उसका यूज़ केवल क्या है, मैनेजमेंट पर्पस से, कि अगर आपके पास में कोई लेयर 2 स्विच है और उसको आप क्या करना चाहते हो, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए उस स्विच को आपको क्या करना पड़ेगा, IP एड्रेस क्या करना होगा, असाइन करना होगा। वैसे अगर आप स्विच को IP नहीं भी असाइन करोगे तो डेटा पैकेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपके पास में एक राउटर लगा हुआ है, अभी तक के आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा, यहाँ पर आपका एक स्विच लगा होता है, स्विच से आप यहाँ पर क्या करते हो, एंड डिवाइसेस कनेक्ट करते हो। तो IP किसको असाइन करते हो आप, इन एंड डिवाइसेस को और राउटर के इस पोर्ट को। यहाँ पर आपका फास्ट इथरनेट 0x0 है, इसको आपने 192.168.10.1 IP दे दिया, इसको 10.2 IP असाइन कर दे, तो इसको 10.3 IP असाइन कर देते। कभी भी इस लेयर 2 स्विच को IP असाइन किया नहीं, तो डेटा पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए इस लेयर 2 स्विच के ऊपर हमारे को IP असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको हम एक IP असाइन करेंगे, वो किस पर्पज़ से, मैनेजमेंट पर्पज़ से, कि अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो स्विच है इसको मैं क्या कर सकूं, इस PC से टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकूं, तो अब टेलनेट के लिए क्या होना चाहिए, उस स्विच के ऊपर एक IP होना चाहिए, है ना। तो जो L2 स्विच होगा उसको आप केवल क्या कर सकते हो, सिंगल IP एड्रेस क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है, सिंगल IP एड्रेस। बट अगर आपके पास में कौन सा स्विच है, लेयर 3 स्विच है, तो उसके पर पोर्ट आप क्या कर सकते हो, IP क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। तो लेयर 3 स्विच राउटर की तरह काम करता है, राउटर के हम एवरी पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, IP एड्रेस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्ट एक IP एड्रेस असाइन कर पाओगे, या मल्टीपल भी कर सकते हो आप, सेकेंडरी IP भी क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के अंदर, ठीक है। अब लेयर 2 स्विच के देखते फीचर्स। तो ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो L2 स्विच का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। जैसे मैं यहाँ पर ये क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल PC कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो टोपोलॉजी जो हमारी क्रिएट हो रही है कौन सी टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, ठीक है। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, इट वर्क्स ऑन, गुड इवनिंग, फुल डुप्लेक्स मोड,
ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, साइमल्टेनियसली हम डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। इट अंडरस्टैंड दी मैक एड्रेस, मैक एड्रेस को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। हब हमने पढ़ा था, हब जो है वो मैक एड्रेस को क्या नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता है। वहाँ पर इसीलिए हमेशा क्या होता है, हब के अंदर फ्लडिंग होती है, या जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसके बेस पे होता है, ब्रॉडकास्ट। तो हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है बिकॉज वो मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट स्विच मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डजंट ब्रेक द ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर इसी स्विच से आपने एक स्विच और कनेक्ट करके रखा हुआ है, स्विच 2, ठीक है, इससे एक और आपने स्विच 3 कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी फॉरवर्डिंग प्रोसेस जो होगी कि स्विच डेटा कैसे फॉरवर्ड करता है वो हम भी डिटेल में देखेंगे। बट नॉर्मली क्या होता है कि स्विच भी क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। अगर सपोज करो ये आपका कोई PC1 है और इसको इस PC2 से कम्युनिकेशंस करना था, तो ये जो PC है ये क्या जनरेट करता है, एक फ्रेम जनरेट करता है। वो फ्रेम किसको पास करेगा, स्विच को, और स्विच उसको क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करेगा तो क्या होगा, जो रिसीविंग पोर्ट है उसको छोड़ करके ऑल पोर्ट्स के ऊपर वो क्या हो जाएगी, फ्लड होगी। तो वो इस स्विच के अंदर भी आएगा, वो यहाँ पर भी फॉरवर्ड होगा, और इस स्विच के अंदर भी क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो स्विच क्या नहीं करता है, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करता है। तो हमारे पास में सेंट्रलाइज डिवाइस 3 हमने यूज़ की थी, हब, हम यहाँ पर इसके बाद में और यूज़ करते क्या, ब्रिज, और ब्रिज के बाद में हम जो डिवाइस यूज़ करते हो स्विच। तो ये तीनों सेंट्रलाइज डिवाइस और तीनों डिवाइस क्या नहीं करती है, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करती है, राउटर। राउटर क्या करती है, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करेगा। तो अगर इन स्विचेस के बीच में अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, राउटर लगा दूँ, इस स्विच से अगर कोई ब्रॉडकास्ट होता है या इससे कोई ब्रॉडकास्ट होता है तो राउटर को क्या नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। आगे समझ में, ठीक है। तो अगर नेटवर्क में स्विच होगा तो वो ब्रॉडकास्ट को क्या नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है। क्लियर हुआ। इसमें लिखा है फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट एंड सेकेंड टाइम ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। तो अभी ये प्रोसेस में यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। ये स्विचिंग प्रोसेस भी होती है कि स्विच कैसे आपका क्या कर रहा है, फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे ले रहा है, या एक पीसी से दूसरी पीसी को अगर वो डेटा फॉरवर्ड कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करता है, तो वो भी हम समझेंगे। और तो हमारे पास में एक स्विच है, मेरा PC1, 2 एंड 3, ये स्विच के F0/1 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है, ये 0/2 के ऊपर कनेक्ट है, और ये आपका 0/3 के ऊपर कनेक्ट है, ठीक है। PC1 जो है उसका मैक एड्रेस है AA, मैं पूरा 48 बिट का मैक एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, इसका मैक एड्रेस है BB और इसका मैक एड्रेस है CC, ठीक है। केवल अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, PC1 को क्या करना है, PC3 से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि PC1 जो है PC3 को क्या करना चाहता है, पिंग करना चाहता है। अब इसका IP है, यहाँ जो मैं नेटवर्क एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ 192.168.10/24। तो PC1 का IP है .1, PC2 का IP है .2 और PC3 का IP है .3, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका नेटवर्क है, और आपने PC1 के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाकर के कमांड एग्जीक्यूट की। यहाँ पर आपने लिखा पिंग और IP एड्रेस क्या लिखा, 192.168.10.3, ठीक है। तो PC1 ने किसको पिंग किया, 10.3 को पिंग किया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, पिंग कमांड के बैकग्राउंड में मैंने पहले भी बताया था कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ICMP। जब भी आप पिंग करोगे तो कौन सा प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल क्या करता है, इसको क्या सेंड करता है, एक इको रिक्वेस्ट सेंड करेगा,
है ना, और इधर से इसके रिस्पांस में क्या होगा, इको रिप्लाई जाएगा। तो इस इको रिक्वेस्ट को सेंड और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, ICMP। तो ये जो सेंड करेगा इको रिक्वेस्ट, ये आपका क्या है, ये आपका पेलोड है, ये आपका डेटा है। ये आपको क्या करना है, PC1 से कहाँ पर सेंड करना है, PC3 को सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो PC है ये क्या करता है आपका, एक यहाँ पर फ्रेम जनरेट करता है। तो उस फ्रेम के लिए ये आपका एक्चुअल क्या हुआ, डेटा। इस डेटा के साथ में वो क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या करता है, हेडर ऐड करता है। उसके बाद में नेटवर्क लेयर का क्या करता है, हेडर ऐड करता है। और उसके बाद में यहाँ पर डेटा लिंक लेयर का क्या ऐड होगा, हेडर ऐड होगा। और लास्ट में इधर क्या ऐड होता है, डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर ऐड होता है। ठीक है, ये ऐड हुआ। अब ये जो डेटा लिंक लेयर का जो हेडर होता है, इसमें क्या ऐड होता है, सोर्स मैक है ना, और डेस्टिनेशन मैक। समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ पर PC1 के ऊपर ये कमांड क्या की है, एग्जीक्यूट की है। तो ये फ्रेम कहाँ पर जनरेट हुई, PC1 के पास। पर PC1 को सोर्स मैक एड्रेस चाहिए, तो सोर्स मैक एड्रेस उसका खुद का होगा, उसको पता है, उसने सोर्स मैक एड्रेस यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, बट इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए, मीन्स PC3 का मैक एड्रेस चाहिए। उसका मैक एड्रेस क्या है, CC। बट उसको PC1 को कैसे पता चलेगा कि उसका मैक एड्रेस क्या है, और जब तक कि उसको उसका मैक एड्रेस पता नहीं चलेगा, वो फ्रेम PC1 से स्विच के पास में क्या नहीं होगी, फॉरवर्ड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी फ्रेम कंप्लीट नहीं हुई है। सो कैसे पता चलेगा इसको, क्या, तो सबसे पहले स्विच करेगा ब्रॉडकास्ट। मैं बात कर रहा हूँ PC की। सर उसको अभी तो स्विच के पास तो कोई डेटा गया ही नहीं है, तो वो क्या ब्रॉडकास्ट करेगा। PC1 को PC3 का मैक एड्रेस चाहिए। अभी तो फ्रेम जो है वो कहाँ पर है, PC1 के ऊपर। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पर पिंग किया और पिंग में लिखा हुआ है क्या, किसको पिंग करना है, 192.168.10.3 को। तो यहाँ जो नेटवर्क लेयर का जो हेडर लगा हुआ है, इसमें डेस्टिनेशन IP क्या होगा, 10.3 होगा, और सोर्स IP क्या होगा, 10.1। तो ये क्या करेगा, आपका जो PC1 है वो ARP रिक्वेस्ट करता है, और वो ARP रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा, 10.3 के लिए। अब वो ARP रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी, तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के सेंड होने से पहले PC क्या करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसको, स्विच को। स्विच उस ARP रिक्वेस्ट को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि 10.3 कौन से पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है। तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। वो फ्रेम किसके पास जाएगी, 10.2 के पास भी, बट ये इसको डिस्कार्ड करता है। फ्रेम किसके पास आई, 10.3 के पास। तो 10.3 देखेगा कि मेरा IP भी .3 है, और इस ARP रिक्वेस्ट में भी किसका IP लिखा हुआ है, .3 का, मीन्स 10.1 मेरे मैक एड्रेस को जानना चाहता है ना। तो ये क्या करेगा, अब आपका जो PC3 है वो क्या करता है, ARP रिक्वेस्ट किसने की थी, PC1 ने, बट आपका जो PC3 होगा वो क्या करेगा, अब ARP रिप्लाई करेगा। और उस रिप्लाई के अंदर क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा देगा ये, और डेस्टिनेशन किसका लगाएगा, PC1 का। ठीक है, तो अब जब ARP रिप्लाई इसके पास गया, तो सपोज करो ये पहले आपका ARP रिक्वेस्ट आया, फिर यहाँ से क्या गया, ARP रिप्लाई गया। तो रिप्लाई में PC1 को PC3 का क्या पता चला, मैक एड्रेस। अब वो इस मैक एड्रेस को क्या करेगा, यहाँ पर पेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये इसको क्या सेंड करेगा, इको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, मीन्स ये वाली फ्रेम जो होगी वो अब इस PC से कहां पर आएगी, स्विच के पास। तो स्विच ने कौन से पोर्ट से रिसीव किया उसको, 0/1 से। ठीक है, अब स्विच जब उसको 0/1 से रिसीव करेगा, तो वो क्या करता है,
अपनी जो टेबल मेंटेन करता है मैक टेबल, उसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। तो इस मैक टेबल के अंदर वो एंट्री करता है, यहाँ पर एंट्री होती पोर्ट की, उसके बाद उस पोर्ट के ऊपर कौन से मैक एड्रेस का पीसी कनेक्ट है उसकी एंट्री होगी, देन वीलैन आईडी और स्टेटस, इन सब की एंट्री होती है, राइट। तो उसने कौन से 0x1 पोर्ट से फ्रेम रिसीव की, उसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या है, तो वो उसकी एंट्री क्या कर देगा, यहाँ पर करेगा। वीलैन नंबर अभी हम 1 रखते हैं, बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 ही होता है, ये वीलैन हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। और स्टेटस क्या है, डायनामिक। डायनामिक क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस क्या हुआ है, लर्न हुआ है। आप चाहो तो पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर ये जो मैक टेबल है इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हो कि भाई इस पोर्ट के ऊपर ये मैक एड्रेस का पीसी क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो ये एंट्री करी किसकी, इसने स्विच ने किसकी एंट्री कर दी, सोर्स की एंट्री कर दी। अब वो क्या करता है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, CC, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को इस मैक टेबल में सर्च करता है। बट इनिशियली क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस करोगे तो वहां पर डेस्टिनेशन के मैक की एंट्री नहीं होगी मैक टेबल के अंदर, तो वो उस फ्रेम को अब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हमने यहाँ जो पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, तो जब पहली बार कम्युनिकेशंस कर रहा है तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट होगा तो अब क्या होगा, ये फ्रेम ऑल स्विच के जितने जो रिसीविंग पोर्ट है उसको छोड़ करके सारे पोर्ट पे उसको क्या कर देगा, वो फ्लड करेगा। सेम यहाँ पर जैसे इसने PC2 ने ARP रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड किया था, वैसे ये इको रिक्वेस्ट को भी क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। क्यों, क्योंकि इको रिक्वेस्ट में जो IP लिखा हुआ है 10.3 लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट किसके पास आई, अब ये इसका क्या करेगा, इको रिप्लाई करेगा। तो इको रिप्लाई जब जाएगा तो उसमें सोर्स IP हो जाएगा 10.3, डेस्टिनेशन IP हो जाएगा 10.1। सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, CC, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, AA। अब वो जो फ्रेम है वो इसको फॉरवर्ड करेगा। फ्रेम कौन से पोर्ट से रिसीव होगी, 0/3, तो ये यहाँ पर एंट्री करेगा कि फास्ट इथरनेट 0/3 के ऊपर CC मैक एड्रेस का PC कनेक्ट है, जो वीलैन 1 का मेंबर है। एंट्री कैसे, डायनेमिक। अब ये देखता है डेस्टिनेशन को कहाँ पर, मैक टेबल के अंदर। डेस्टिनेशन क्या था उसका, AA, और AA उसको यहाँ पर मिल रहा है, तो उसने देखा कि AA मैक एड्रेस का PC कौन से पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है, 0/1 के ऊपर। तो अब ये उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, उस फ्रेम को डायरेक्ट कहाँ पर भेजेगा, 0/1 के ऊपर। तो ये क्या कम्युनिकेशन कैसे हुआ, ये आपका यूनिकास्ट हुआ। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या होगा, स्विचिंग कैसे कर रहा है, स्विच कैसे स्विचिंग कर रहा है, कैसे फॉरवर्डिंग कर रहा है, फॉरवर्डिंग प्रोसेस क्या है वो भी समझ में आ गई। और फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सेकेंड टाइम ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट कर रहा है, वो भी क्लियर हो गया, समझ में आया। तो मीनिंग क्या है कि जिस मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में होती है, स्विच हमेशा उसके लिए क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। और जिस मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं होगी उसके लिए वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लियर हो गया। अब PC1 या PC3 में से कोई भी PC अगर स्विच 2 को क्या करता है, डेटा फॉरवर्ड करेगा, तो यूनिकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट होगा। PC3 या 1 में से कोई भी अगर PC2 को डेटा ट्रांसमिट करेगा तो यूनिकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट होगा। क्यों, क्योंकि PC2 की, बट इसी कंडीशन में मैक टेबल के अंदर ऐसी ही एंट्री है, PC2 अगर 1 या 3 को डेटा ट्रांसमिट करता है तो क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। क्यों, क्योंकि पैकेट फ्रेम यहाँ से इनिशिएट होगी, ये फ्रेम जब इसको सेंड करेगा तो सोर्स की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और डेस्टिनेशन की एंट्री ऑलरेडी मैक टेबल के अंदर है, तो वो क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम फॉरवर्डिंग प्रोसेस भी हो जाएगी, और फर्स्ट टाइम यूनिकास्ट कर रहा है, सेकेंड टाइम क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आराम से बना लेना, जब वीडियो देखोगे तब
टेबल कैसे कर रहा है। अब स्विच जो है ये जो अपनी मैक टेबल जो मैनेज करता है वो विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर आईसी। स्विच से पहले हम एक डिवाइस यूज करते थे ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर जो मैक टेबल जो मैनेज करता था वो किसके बेस पे करता था, सॉफ्टवेयर के बेस पे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके बाद वो मैक टेबल मैनेज करना स्टार्ट करता था, और आपका जो स्विच है वो मैनेज करता है किसके बेस पे, हार्डवेयर आईसी के बेस पे। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हार्डवेयर आईसी आपके स्विच के मदरबोर्ड के ऊपर क्या होती है, पहले से इनबिल्ट आती है, आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो मैक एजिंग टाइम है, स्विच ने जो यहाँ पर अपनी मैक टेबल के अंदर जो मैक एड्रेसेस की एंट्री की है, इनके जो एजिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 300 सेकेंड। जो डायनेमिक एंट्री होती है उसका, स्टैटिक एंट्री जो आप करोगे उसका जो एजिंग टाइम है वो कोई भी एजिंग टाइम नहीं होता है, वो एंट्री जो होगी वो परमानेंट एंट्री होगी। हाँ, अभी जो एंट्री हुई है, अगर ये दोनों मशीन 300 सेकेंड्स के लिए आइडियल कंडीशंस में जाती है, कोई भी किसी को भी डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो आफ्टर 300 सेकेंड स्विच क्या करता है, मैक टेबल को के अंदर जो एंट्री की है उसको फ्लश आउट कर देगा। ठीक है, फिर अगर वो 300 सेकेंड के बाद फिर से कम्युनिकेशंस करना अगर स्टार्ट करता है तो फिर वही ब्रॉडकास्ट होगा और फिर क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो टाइमर जो किसके लिए, डायनेमिक एंट्री के लिए। अगर आप स्टैटिक एंट्री करोगे तो परमानेंट एंट्री होगी, वो कभी भी डिलीट नहीं होगी, आप कम्युनिकेशंस करो या ना करो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। क्यों? बिकॉज इट डजंट ब्रेक दी ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट को क्या नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है। तो पहले हमने देखा कि अगर कितने भी स्विचेस लगे हुए हो, अगर स्विच 1 से ब्रॉडकास्ट होता है तो स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 सभी में क्या होगा, फ्लड होगा, है ना। तो उस पूरे एरिया को क्या किया जाता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर काउंट किया जाता है। तो कितने भी हब लगे हो, अगर आपके पास में एक हब लगा, स्विच एक स्विच होगा या 2 स्विच होंगे या 3 स्विच होंगे या 10 स्विच होंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्विच में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे तो वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। आ गया समझ में। और क्यों होगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करता है। तो अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 स्विचेस लगा रखे और पूछा जाए कि कितने ब्रॉडकास्ट, तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। बट अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, राउटर, और फिर मैं यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट करता हूँ और दूसरा स्विच इधर कनेक्ट करता हूँ, इस टोपोलॉजी में आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, तो कितने होंगे, 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, क्योंकि बीच में हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, राउटर यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट हैज मल्टीपल कोलाइजन डोमेन्स। तो कोलाइजन डोमेन क्या होता है, ब्रिज या स्विच के अंदर कोई भी कोलाइजन नहीं होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं। अगर आपने केवल ब्रिज ही कनेक्ट कर रखा है या स्विच ही कनेक्ट कर रखा है तो वहां पर कोई भी कोलाइजन नहीं होगा। कोलाइजन कहां पर होता था, हब के केस में, है ना। उसके अंदर हब जो था हब डुप्लेक्स पे काम करता था। अगर 2 डिवाइस ने साइमल्टेनियसली एक साथ में एक दूसरे को क्या किया, डेटा ट्रांसमिट किया, तो वो डेटा आपका कोलाइड होता था और CSMA-CD टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट करके पूरे नेटवर्क में एग्जाम सिग्नल सेंड कर दी थी। उस केस में आपका पूरा हब का नेटवर्क क्या हो जाता था, डाउन होता था। इसलिए बोला जाता है कि हब के अंदर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी हब के अंदर ब्रॉडकास्ट होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क उसके इफेक्ट में आता है, पूरा नेटवर्क आपका क्या होता था, डाउन होता था। क्लियर हुआ। बट स्विच के अंदर क्या होता है, पर पोर्ट सिंगल कोलाइजन डोमेन होता है, मीन्स मल्टीपल कोलाइजन डोमेन होंगे। जैसे ये स्विच है, स्विच से मैंने एक क्या कर दिया, हब कनेक्ट कर दिया, इससे मैंने दूसरा हब कनेक्ट किया, इसी से मैंने तीसरा हब कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस स्विच के अंदर कितने कोलाइजन डोमेन्स है, तो एक इधर का काउंट होगा, एक इधर का काउंट होगा, एक इधर का, एक इधर का, कितने, 4। स्विच के जितने एक्टिव पोर्ट्स होते हैं उतने क्या होते हैं, कोलाइजन डोमेन्स होते हैं। क्या हुआ, हब कोलाइजन डोमेन के ऊपर काम करता है। अगर सपोज करो कि इस हब के अंदर कोलाइजन हुआ तो CSMA-CD उसको डिटेक्ट करके अगर जाम सिग्नल भी सेंड करता है तो वो जाम सिग्नल इस पोर्ट के ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, ब्लॉक
होगा। क्यों? क्योंकि ये CSMA/CD के ऊपर काम नहीं करता, तो उस सिग्नल को आगे क्या नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका एक कोलाइजन डोमेन हो गया। अगर यहाँ पर कोलाइजन होता है तो यही डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी, बट इस हब से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है या इससे जितनी डिवाइसेस कनेक्ट है वो आपस में क्या करते रहेंगे, डेटा ट्रांसमिट करते रहेंगे। क्लियर हो गया? बट अगर ये स्विच ना होकर कि ये क्या होता, हब होता, तो फिर ये भी उसके इफेक्ट में आते और ये भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाते। समझ में आए? तो स्विच के अंदर मल्टीपल कोलाइजन डोमेन्स होते हैं और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। पर कोलाइजन डोमेन्स मल्टीपल मीन्स जितने एक्टिव पोर्ट है। इस पूरी टोपोलॉजी में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स एंड हाउ मेनी कोलाइजन डोमेन्स, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितने होंगे, 2। ठीक है, बट कोलाइजन डोमेन्स कितने होंगे, 1 इधर का, 2, 3, 4 और एक ये स्विच 5। इस स्विच से अभी कोई भी लिंक क्या नहीं, कनेक्ट नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 5 कोलाइजन डोमेन्स हो जाएंगे। आगे समझ में? ठीक है, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलाइजन डोमेन। तो और स्विच के अंदर ये मल्टीपल पोर्ट्स में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, मॉड्यूलर स्विचेस भी आते हैं। आप चाहो तो अगर आपको क्या करना है, इथरनेट पोर्ट्स को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मॉड्यूल्स भी अलग से क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये उसके बाद ये अगर आपको मैक टेबल चेक करना है तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप शो मैक एड्रेस टेबल कमांड रन करोगे स्विच के ऊपर तो वो उसकी मैक टेबल आपको दिखाएगा। उसमें इस तरीके से पोर्ट बताएगा कि भाई ये किसका पोर्ट होगा, स्विच का। स्विच के इस पोर्ट के ऊपर ये आपको इस तरीके से पूरा 48 बिट का मैक एड्रेस शो करेगा, वो किस VLAN का मेंबर है और स्टेटस कि उसने डायनेमिक मीन्स ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस को लर्न किया है या आपने वहाँ पर क्या किया, मैनुअली उस पोर्ट के ऊपर एंट्री की है। क्लियर हो गया? तो ये आप स्टैटिक एंट्री करने से क्या बेनिफिट होगा, वहाँ पर हमेशा यूनिकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्विच एंट्री जो होगी वो 300 सेकेंड्स के बाद में उसको क्या नहीं करेगा, फ्लश नहीं करेगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है स्विचिंग मेथड्स ऑफ स्विच। स्विच जो है वो 3 टाइप्स की स्विचिंग मेथड्स करता है। पहला लिख लो, कट थ्रू स्विचिंग मेथड, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड एंड फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी बताता हूँ। तो ये स्विचिंग मेथड्स आपको क्या शो करते हैं, नोट कर लिया? स्विचिंग मेथड क्या बताता है आपको कि आपका जो स्विच है वो फ्रेम को कैसे एक्सेस करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक्सेस करने के बाद क्या प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, स्विचिंग मेथड्स के अंदर। तो फ्रेम कैसे एक्सेस हो रही, उसके ऊपर वो क्या प्रोसेस कर रहा है और फिर वो कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा है, वो आपको कहाँ पर बताया जाता है, स्विचिंग मेथड से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अगर आपका स्विच कट थ्रू स्विचिंग मेथड के ऊपर काम कर रहा है तो वो फ्रेम को कैसे एक्सेस करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर उसको कैसे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है अब यहाँ पर, ऐसा नई टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नया बनाने के बजाय। तो सपोज करो ये जो स्विच है आपका कट थ्रू स्विचिंग मेथड के ऊपर काम कर रहा है
और इस पीसी ने PC1 को PC3 से कम्युनिकेशंस करना था, मीन्स यहाँ पर कोई फ्रेम क्या करनी थी, फॉरवर्ड करनी थी। तो PC1 ने वो फ्रेम किसको पास की, स्विच को, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, केवल उसके हेडर को रीड करता है, उस हेडर में से केवल 6 बाइट डेटा को क्या करता है, रीड करता है। नॉर्मली एक्चुअल में आपकी जो इथरनेट फ्रेम होती है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, कितने बाइट्स होता है? जो एक नॉर्मल इथरनेट फ्रेम जनरेट होती है उसका साइज कितना होता है, 18-15 कि 15-18? 1518 बाइट्स होता है नॉर्मल आपकी जो इथरनेट फ्रेम होती है या जो फ्रेम जनरेट होती है उसका साइज कितना होगा, 1518 बाइट्स। क्लियर हो गया? तो उस बाइट में से, इतनी बाइट में से वो केवल 6 बाइट क्या करता है, चेक करता है। 6 बाइट का क्या होता है आपका, वो भी 6 बाइट में क्या चेक करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्योंकि अगर स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीड नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि फ्रेम कहां पर फॉरवर्ड करना है। तो स्विच ने 1518 बाइट की फ्रेम को रिसीव किया और उस फ्रेम के हेडर में से केवल 6 बाइट को क्या करता है, रीड करता है। और वो 6 बाइट में क्या होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। और उस मैक एड्रेस को रीड करने के बाद वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको कहां पर सेंड करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर। पर वो भी डायरेक्ट नहीं, वो देखेगा अगर डेस्टिनेशन की एंट्री मैक टेबल में है तो उसी पोर्ट के ऊपर सेंड करेगा, मीन्स यूनिकास्ट कम्युनिकेशंस करेगा। और डेस्टिनेशन की एंट्री मैक टेबल में नहीं है तो वो उसको क्या कर देगा, फ्रेम को फ्लड कर देगा, मीन्स ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आया? वो उस फ्रेम को अपने मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करता है और उसके ऊपर क्या नहीं करता है, CRC वैल्यू वगैरह उसकी चेक नहीं करता है। डेटा लिंक लेयर में हमने पढ़ा हुआ था, डेटा लिंक लेयर के ऊपर वो एरर को डिटेक्ट करने के लिए क्या कैलकुलेट करता है, CRC वैल्यू कैलकुलेट करता है। बट कट थ्रू स्विचिंग मेथड के अंदर वो क्या नहीं करेगा, CRC वैल्यू को चेक नहीं करेगा। या फ्रेम का क्या साइज है वो भी वो क्या नहीं करता है, चेक नहीं करता है। समझ में आया? डायरेक्ट क्या हुआ, फ्रेम आई, 6 बाइट के हेडर को चेक किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया, और अगर एंट्री मैक टेबल के अंदर है तो यूनिकास्ट कर देगा, नहीं है तो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो इसमें लिख लो कट थ्रू स्विचिंग मेथड के अंदर अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है तो वो तो उसको भी कर देगा फॉरवर्ड। हाँ, वो डेटा साइज को भी चेक नहीं करता क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो फ्रेम का साइज होना चाहिए वो 64 बाइट से लेकर के 1518 बाइट्स का फ्रेम का साइज होना चाहिए, ठीक है। बट ये कुछ भी हो, आपका फ्रेम का साइज चाहे 64 बाइट का हो या उससे कम का हो। समझ में आया? तो इसमें लिखो कट थ्रू स्विचिंग मेथड के अंदर नो एरर चेकिंग। नो एरर चेकिंग का मीनिंग क्या हुआ, वो CRC वैल्यू वगैरह क्या नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा। अगर फ्रेम क्या है आपका, फ्रेम के अंदर कोई डेटा क्या हुआ है, लॉस हुआ है या वो इनक्रिप्ट, आगे समझ में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नो एरर चेकिंग, फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड वेरी हाई, फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड वेरी हाई, ठीक है। और डेटा इज अनरिलायबल, डेटा जो होगा वो कैसे होगा आपका, अनरिलायबल होगा। तो फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड हाई होगी, क्यों, क्योंकि केवल क्या हो रहा है, फ्रेम आ रही है, 6 बाइट को चेक करता है और आगे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। और CRC वैल्यू चेक नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, डेटा जो होगा वो रिलायबल नहीं होगा। ये गारंटी नहीं है कि इस केस में आप ये जो स्विच जो फ्रेम फॉरवर्ड कर रहा है वो आपका क्या है, करेक्ट फ्रेम है या उसके अंदर डेटा लॉस नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, इसकी गारंटी वो प्रोवाइड
नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर दूसरी स्विचिंग मेथड जो है हमारे पास में, कट थ्रू में अपन एरर डिटेक्ट करेंगे, एरर वगैरह कुछ भी वो चेक ही नहीं करता है ना, केवल 6 बाइट चेक होता है बस, है ना, और उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। समझ में आ गया? जो डेटा जा रहा है तो गलत ही जा रहा है। बिल्कुल, हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर एरर भी है तो वो उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड। अगर स्विच आपका स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड पे काम करता है तो वो कैसे वर्क करेगा? इसमें क्या होगा, जब भी पीसी इसको अगर कोई फ्रेम क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, सेम कलर हो गया, तो ये क्या करेगा, पूरी एंटायर फ्रेम को, जो 1518 बाइट्स की जो फ्रेम आती है, वो उसको क्या करेगा, स्विच अपने मेमोरी में पहले उस फ्रेम को क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद में उसके ऊपर क्या करेगा, वो सीआरसी वैल्यू चेक करेगा। अगर उसमें डेटा में उसको एरर मिलती है तो फ्रेम को ड्रॉप करेगा। अगर फ्रेम के अंदर कोई एरर नहीं है देन वो उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड में क्या होगा, पूरी कंप्लीट 1518 बाइट्स की फ्रेम क्या होती है, उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। सीआरसी वैल्यू क्या होती है, चेक होती है। देन उसको फिर वो क्या करेगा, हेडर को रीड करके, सोर्स क्या डेस्टिनेशन को रीड करके वो क्या करेगा, आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। एरर मिलता है तो ये एक्नॉलेज करेगा उसको, किसमें? हाँ, वो एरर वो नेक्स्ट लेयर को क्या कर देगा, बता देगा उसके बारे में। आगे समझ में? तो ये, तो इसमें क्या होगा, और फ्रेम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, 64 बाइट, और मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 1518 बाइट। अगर इस साइज इससे कम है या फ्रेम का साइज अगर इससे ज़्यादा है तो भी वो फ्रेम को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। आगे समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड वेरी स्लो बट डेटा इज रिलायबल। डेटा की यहाँ पर रिलायबिलिटी होगी बट कम्युनिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्विचिंग मेथड जो है हमारे पास में वो है फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड, या इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड कट थ्रू स्विचिंग मेथड भी बोला जाता है। इस स्विचिंग मेथड को क्या किया गया है, कट थ्रू स्विचिंग मेथड को मॉडिफाई करके बनाया गया। यहाँ पर क्या होता है, इस केस में फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड जो थी वो बहुत हाई थी बट यहाँ पर बहुत लो है। यहाँ पर डेटा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था, तो यहाँ पर डेटा आपका 100% रिलायबल था। ठीक है, तो इन दोनों को मॉडिफाई करके कट थ्रू स्विचिंग को क्या किया गया है, मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड के अंदर इसमें क्या होगा, ये जैसे ही पीसी जो इसको क्या करेगा, फ्रेम पास करेगा, उस फ्रेम के केवल स्टार्टिंग के 64 बाइट डेटा को क्या करता है, चेक करता है। अगर उसमें उसको एरर मिलती है तो वो उसको ड्रॉप करेगा, अदरवाइज वो उसको क्या कर देगा, आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, है ना। तो क्यों, हाँ, तो इसमें आपको क्या होगा, 100% आपका डेटा रिलायबल नहीं हो सकता है। ठीक है, बट वो 64 बाइट को चेक करेगा, अगर उसमें मिलता है, अगर आपका कहीं पर डेटा लॉस होता है ना, तो उसको अगर उसमें थोड़ी सी भी एरर मिली मीन्स वो क्या कर देगा, उसको ड्रॉप करेगा। अगर उसमें एरर नहीं है तो फिर वो उसको क्या नहीं करेगा, ड्रॉप। हाँ, तो वो फ्रेम आएगी, है ना, तो वो स्टोर होगी पहले, फिर उसको क्या करेगा, 64 बाइट को चेक करके आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपका फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड था। तो ये 3 टाइप्स की स्विचिंग मेथड है। तो इसमें क्या होगा, आपका फ्रेम फॉरवर्डिंग स्पीड हाई एज कंपेयर टू स्टोर्ड एंड स्विचिंग फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड, बट डेटा रिलायबल होगा बट नॉट 100%। क्लियर है इतना? हाँ, हाई होगी किसके कंपैरिजन में, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड के कंपैरिजन में। डेटा रिलायबल होगा बट 100% रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं होगी। ये 3 टाइप्स की स्विचिंग मेथड थी। ठीक है,
अब एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। तो ये क्या होता है, आपका जो भी नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को हमने क्या किया गया है, 3 लेयर्स के अंदर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो देखते हैं कि कौन सी लेयर के ऊपर वो क्या करता है, क्या काम करेगा। तो एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। जनरली जो आपका नेटवर्क होता है, तो आपकी जो एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है वो कहाँ पर कनेक्ट होती है, आपके स्विचेस से, आपके पीसी, सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर, आईपी कैमरास वगैरह। और फिर ये किससे कनेक्ट होता है, राउटर। और ये किससे कनेक्ट होगा, ये भी राउटर से। बट ये जो राउटर होगा ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका सपोज करो ये क्या है, आपका लोकल आईएसपी है, ठीक है। या कंपनी के अंदर रिडेंडेंसी के लिए क्या किया जाता है, एक्सेस लेयर के ऊपर भी हम क्या करते हैं, 2 डिवाइसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 डिवाइस यूज़ करेंगे। और ये हो सकता है कि मेरा कोई लोकल आईएसपी ए भी हो सकता है। लोकल आईएसपी मीन्स हमारा जो जिस भी आप सिटी के अंदर हो उस आईएसपी से ही क्या होंगे, आप कनेक्ट होंगे। और ये हमारा आईएसपी क्या हो गया, बी। इस तरीके से भी इसकी कनेक्टिविटी इधर करा दी, इसकी कनेक्टिविटी इधर और इसकी कनेक्टिविटी में इधर। और यहाँ पर भी हमारी क्या कनेक्ट है, एंड डिवाइसेस। तो क्या होगा, ये जो स्विच 1 है और स्विच 2 है, ये दोनों आईएसपी से इनकी कनेक्टिविटी है। आपका सपोज करो ये आपका प्राइमरी है, तो डेटा इधर से ट्रांसमिट होगा। अगर ये प्राइमरी आईएसपी डाउन होता है तो आप सेकेंडरी आईएसपी से क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इस स्विच की जो स्विच 1 है उसकी भी प्राइमरी आईएसपी से और सेकेंडरी दोनों से कनेक्टिविटी है। स्विच 2 की भी क्या है, दोनों से कनेक्टिविटी। जनरली क्या होता है, इस तरीके से आपका नेटवर्क होता है। अब इस नेटवर्क को हमने क्या किया, 3 लेयर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो वो ये 3 लेयर्स ये है। ये जो होगी ये हमारी कौन सी लेयर कहलाती है, एक्सेस लेयर, जहाँ पर आपकी एंड डिवाइसेस क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये आपकी कंपनी का जो एज राउटर होता है, एज राउटर मीन्स जो नेटवर्क के आपके एंड में लगा हुआ हो, है ना। जो एज राउटर उसको बोला जाता है जो आपके नेटवर्क के क्या हो, एंड में काम कर रहा हो। और ये आपका आईएसपी का नेटवर्क। तो ये जो एज राउटर होता है ये कौन सी लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। और आईएसपी का जो एरिया होता है वो हमारा कौन सी लेयर के अंदर आता है, आपका कोर लेयर। जनरली आईएसपी के एरिया हम इसको कहाँ पर रखते हैं, कोर लेयर के अंदर रखते हैं। अब एक्सेस लेयर के ऊपर क्या क्या काम होगा, तो यहाँ पर एक तो आपकी कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, एंड डिवाइसेस को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक्सेस लेयर में लिख लेना काम क्या होगा, एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है। उसके बाद में लिखो माइक्रो सेगमेंटेशन एक्सेस लेयर के ऊपर। और क्या होगा, माइक्रो सेगमेंटेशन, शेयर्ड बैंडविड्थ और स्विच्ड बैंडविड्थ। ठीक है। तो एक्सेस लेयर का मीनिंग क्या है, जहां पर एंड डिवाइसेस लगी हुई वो क्या कर रही है, आपके नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं वहां से बैठ करके। माइक्रो सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे। एक फीचर होता है इसके अंदर, स्विच के अंदर वीलैन का कंसेप्ट होता है। उसके थ्रू आप क्या करते हो कि एक सिंगल डिवाइस को आप वर्चुअली क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइस में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। अभी आपके पास में एक सिंगल स्विच है, आप उसको क्या करा सकते हो, मल्टीपल स्विच में भी क्या करा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सेगमेंटेशन या माइक्रो सेगमेंट। क्लियर हुआ। तो माइक्रो सेगमेंटेशन भी कहाँ पर होगा, आपका एक्सेस लेयर के ऊपर। उसके बाद में हमने लिखा हुआ है शेयर्ड बैंडविड्थ। शेयर्ड बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर इस
स्विच से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, हब। तो ये जो हब होता है वो बैंडविड्थ को क्या करता है, शेयर करता है ना। जितनी भी आप डिवाइसेस क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, वो इक्वली बैंडविड्थ को क्या करता है, उसमें डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ क्या होगी, शेयर होगी। तो ये शेयर्ड बैंडविड्थ। और नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, स्विच्ड बैंडविड्थ। स्विच्ड बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है, अगर आप स्विच यूज़ करते हो तो स्विच के एवरी पोर्ट से आपको क्या मिलती है, इक्वल बैंडविड्थ मिलती है। हर पोर्ट, अगर आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो आप 100 Mbps से क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, तो स्विच क्या करता है, जितनी डिवाइसेस बढ़ती जाएगी वो बैंडविड्थ को इक्वली क्या करता है, शेयर करते जाता है, ठीक है। तो एक्सेस लेयर के ऊपर ये सारे काम होंगे आपके। तो ये लेयर का जो हमने नेम जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, जो आपका पूरा नेटवर्क है उसको वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास में कोई स्विच रखा हुआ है जो एक्सेस लेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो आपके माइंड में इमेज आएगी कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, या तो वहाँ एंड डिवाइसेस कनेक्ट होगी, है ना, वहाँ पर बैंडविड्थ या तो शेयर हो रही होगी, इक्वल बैंडविड्थ मिल रही होगी। वहाँ पर क्या हो सकता है, माइक्रो सेगमेंटेशन हो सकता है। तो माइक्रो सेगमेंटेशन जो होता है वो वीलैन के थ्रू होता है, तो वो वीलैन। और यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ होगी वो कौन सी डिवाइस यूज़ होगी, आपका लेयर 2 स्विच। अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास में एक लेयर 3 स्विच है, वो कहाँ पर लगा हुआ है, एक्सेस लेयर के ऊपर लगा हुआ है, तो वो है तो लेयर 3 स्विच पर, वो काम क्या कर रहा होगा, वहाँ पर लेयर 2 का ही काम कर रहा होगा। अगर मैंने उसको एक्सेस लेयर पे लगा रखा है, मीन्स वहाँ पर क्या होगा, वो एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा है। तो एंड डिवाइसेस जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ हमारे को राउटिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है, यहाँ पर आपका लेयर 3 स्विच भी काम करेगा, और यहाँ पर कौन सी डिवाइस काम करेगी, राउटर भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका पॉलिसी बेस राउटिंग, पॉलिसी बेस राउटिंग। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का टास्क आपसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, आपका पॉलिसी बेस राउटिंग। तो पॉलिसी बेस राउटिंग में क्या क्या चीज़ें, राउटिंग जो परफॉर्म होगा वो कौन सी लेयर पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर जो डिवाइसेस लगी हुई, जैसे आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, राउटर, तो इनके ऊपर आप क्या इनेबल करोगे, राउटिंग इनेबल करोगे। एक्सेस लेयर के ऊपर आप राउटिंग इनेबल नहीं करोगे, यहाँ आपकी राउटिंग इनेबल होगी। यहाँ पर आप नेटिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप ACL लगा सकते हो, आपको जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है आप सारी सब कुछ यहाँ पर इनेबल है ना। ACL के थ्रू आप फिल्टरिंग कर सकते हो कि कौन से मशीन्स को बाहर जाने के लिए अलाउ करना है, किसको परमिट करना है, किसको डिनाई करना है। नेटिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो कि कौन सी मशीन को इंटरनेट का एक्सेस देना चाहते हो, किसको एक्सेस नहीं देना चाहते हो, मीन्स किस प्राइवेट IP को कौन से पब्लिक में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आपके पास में 2 ISP है, ये जो राउटर है ये 2 ISP से कनेक्ट है, तो आपको ISP 1 से ट्रैफिक सेंड करना है या ISP 2 से ट्रैफिक सेंड करना है। तो वो सारी पॉलिसीज़ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, आपकी एज राउटर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर जो राउटर लगा हुआ है वहाँ पर। अब यहाँ से डेटा किसके पास गया, जब स्विच से ट्रैफिक राउटर के पास आया, राउटर ने राउटिंग परफॉर्म की, देखा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो मेरी राउटिंग टेबल के अंदर है या नहीं है, अगर है तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, और उस आउटगोइंग इंटरफेस के थ्रू उसने डेटा किसको ट्रांसफ़र किया, कोर लेयर को। यहाँ पर डेटा है, कोर लेयर के ऊपर जो टास्क होता है वो होता है आपका हाई स्पीड स्विचिंग, हाई स्पीड स्विचिंग। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट नहीं होती है, उसका काम क्या है, ISP का, ये जो लोकल राउटर है ISP का जो राउटर है उसका काम क्या है, एक पोर्ट से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करके अगले पोर्ट पे वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। वो ये चेक नहीं करेगा कि ये परमिट है या डिनाई है, ये यहाँ पर नेटिंग वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता। ISP के एंड पे जैसे डेटा जाएगा वो डेटा को रिसीव करेगा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट से, उसको आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि हाई स्पीड स्विचिंग, जिसका काम है केवल डेटा पैकेट आया आगे क्या करना, फॉरवर्ड करना। पर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे क्या होगा, जैसे डेटा पैकेट आएगा तो
तो वो देखेगा कि इस पोर्ट के ऊपर कोई ACL तो नहीं लगी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, किसी पोर्ट के ऊपर क्या होता है, राउटर के पोर्ट के ऊपर कोई डेटा फ्रेम आई तो पहले चेक करता है कि इस पोर्ट के ऊपर कोई ACL तो नहीं है। अगर ACL लगी हुई है तो उसके अंदर परमिट किया है या डिनाई किया है वो चेक करेगा। अगर डिनाई होगा तो पोर्ट पे ही डेटा पैकेट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। अगर डिनाई ACL नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो वो फिर राउटर के अंदर क्या होगा, एंटर होगा पैकेट। फिर वो राउटिंग टेबल चेक करेगा, फिर क्या डेस्टिनेशन पोर्ट है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा और उसके बेस पे आगे क्या करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स है जो अब आपको वर्किंग समझ में आ गई। तो अगर मैंने बोला कि मेरा कोई राउटर कहाँ पर कोर लेयर के ऊपर लगा हुआ है, या मैंने बोला ये राउटर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, कहाँ से ट्रैफिक को सेंड करना है, एग्जिट करना है, ACL लगी हुई होगी, नेटिंग परफॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पर कोर लेयर का मैंने राउटर बोला है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, केवल हाई स्पीड स्विचिंग होगी। राउटिंग तो वहाँ पर भी होगी, क्योंकि राउटिंग नहीं होगी राउटर के ऊपर तो डेटा पैकेट्स को क्या नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा, बट केवल पैकेट आएगा और आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड। कोई ACL वगैरह वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और वैसे भी सर्विस प्रोवाइडर किसी कस्टमर के ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए ACL नहीं लगाता है। ACL कौन लगाएगा, वो जो कस्टमर होगा वही अपने कौन से एज राउटर के ऊपर ACL लगाएगा कि किसको मेरे नेटवर्क में आने के लिए परमिट करना है, किसको हमें क्या करना है, डिनाई करना है। समझ में आ गया। सो ये आपकी 3 लेयर्स थी, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। उसके बाद में स्विचेस के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, जैसे राउटर पे हमने देखा था कंसोल, इथरनेट, ऑक्सिलरी पोर्ट और हमारा AUI पोर्ट्स है ना, सीरियल पोर्ट्स। तो इथरनेट में आपका फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट और इथरनेट पोर्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी में काउंट हो जाएगा, है ना। तो स्विचेस के अंदर जो पोर्ट्स होंगे वो हमारे कौन कौन से आते, एक तो इथरनेट पोर्ट्स आते, कंसोल पोर्ट्स आते, है ना। तो इथरनेट पोर्ट का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। कंसोल पोर्ट का यूज़ किसके लिए होता है, आपको स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो लोकली अगर आपको स्विच को कॉन्फ़िगर करना, जैसे आपने राउटर को कॉन्फ़िगर किया था, तो केवल कंसोल पोर्ट के ऊपर केबल कनेक्ट करना है और आप फिर किसी भी हाइपर टर्मिनल प्रोग्राम का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप आपके सिस्टम के ऊपर स्विच को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है इतना। स्विचेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो वही जो सिस्को के जो स्विचेस है, लोअर सीरीज़ के जो स्विचेस आते हैं, उसके अंदर कौन सा iOS इंस्टॉल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, iOS, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपने राउटर के अंदर इंस्टॉल किया तो वैसे ही iOS ये भी है। उस राउटर का जो बूटिंग प्रोसेस था या उसके अंदर जो मोड्स थे, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, सेम मोड यहाँ पर भी है। आ रहा है समझ में। इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्विच का, जैसे राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वैसे स्विच का भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। मोड्स के बीच में स्विचिंग करने के लिए जो कमांड्स आपने यूज़ की थी वही कमांड आपको यहाँ भी यूज़ करनी है। बट जो सिस्को के जो स्विचेस आते हैं, हायर सीरीज़ के जो स्विचेस होते हैं, उसके अंदर जो iOS इंस्टॉल होता है, दैट इज़ CatOS। हायर सीरीज़ के स्विचेस के अंदर जो iOS इंस्टॉल होगा वो CatOS होगा। और आपका CatOS और iOS का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट है। मतलब फंक्शंस वही रहेंगे बट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो कमांड्स जो रन होती है वो क्या होती है, आपकी डिफरेंट होती है। वैसे सिस्को का जो राउटर्स होते हैं, जो लोअर सीरीज़ के राउटर्स हैं, उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, iOS इंस्टॉल होता है। बट हायर सीरीज़ के जो राउटर होंगे उसमें कौन सा होता है, iOS XR या iOS XE, है ना। ये हायर सीरीज़ के राउटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ठीक है, बाकी मोड जो है वो बिल्कुल सेम है। स्विच के अंदर वही कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होगा तो वो कौन से मोड में जाएगा, सेटअप मोड के अंदर जाता है। iOS नहीं मिलता है तो वो रोम मॉनिटर मोड में जाता है ना। बट इसको यहाँ पर स्विच के अंदर जो रोम मॉनिटर, राउटर के अंदर हम उसको रोम मॉनिटर मोड बोलते थे, यहाँ पर हम उसको स्विच मोड बोलते हैं, है ना। अगर वो iOS वगैरह को क्या नहीं कर रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो कौन से मोड में जाएगा, स्विच मोड के अंदर जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा
स्विच और कॉलन कॉलन लिखा हुआ आता है, इसका मीनिंग वो iOS को क्या नहीं कर रहा, डिटेक्ट नहीं कर रहा। जैसे वहाँ पर रोमोन और ग्रेटर देन का साइन बन कर क्या करता है ना। इतना क्लियर है। तो पोर्ट्स वगैरह सब कुछ वही रहेगा एक्सेस करने के लिए। लोकली एक्सेस करने के लिए कंसोल पोर्ट और रिमोटली एक्सेस करने के लिए वही टेलनेट SSH की सर्विस यूज़ कर सकते हो, या हम वेब पेज के थ्रू भी हमारी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउज़र के ऊपर भी HTTP या HTTPS की सर्विस आप आपके राउटर के ऊपर या स्विच के ऊपर इनेबल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप ब्राउज़र के ऊपर भी आपके डिवाइस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। टेलनेट SSH के थ्रू, HTTP HTTPS की सर्विस के थ्रू। तो ये हम सर्विसेज क्यों यूज़ करते हैं, रिमोट मैनेजमेंट के लिए, और मुझे लोकल मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंसोल पोर्ट का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। अब अगर आपके पास में कोई लेयर 2 स्विच है, और उसको मैंने अभी बात हमने डिस्कस किया था कि लेयर 2 स्विच को हम केवल सिंगल IP एड्रेस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे मेरे स्विच के ऊपर क्या करना होता है, SVI पोर्ट बनाना पड़ता है, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। तो लेयर 2 स्विच को जो IP असाइन होता है वो कहाँ पर असाइन होता है, SVI पोर्ट के ऊपर, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है। और लेयर 3 स्विच को आप जो IP असाइन कर सकते हो वो SVI पोर्ट भी बना सकते हो लेयर 3 स्विच के ऊपर, या एक होता है लेयर 3 नेटिव इंटरफेस। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर मुझे मेरे पास में कोई लेयर 2 स्विच है और उसको मुझे क्या करना है, IP असाइन करना है, तो IP कैसे असाइन करना है, और अगर कोई लेयर 3 स्विच है उसको IP असाइन करना है तो कैसे हमारे को IP क्या करना है, असाइन करना है। ठीक है। SVI इंटरफेस मीन्स ये क्या होता है, आपका एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, या स्विच के अंदर एक VLAN होता है, VLAN इंटरफेस भी आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअल में पोर्ट के ऊपर IP असाइन नहीं होता है, किसके ऊपर असाइन करते हैं हम, VLAN के ऊपर। तो अगर कोई भी स्विच है और उसके VLAN के ऊपर आप IP असाइन करते हो तो उस पोर्ट को क्या बोलते हैं, SVI पोर्ट बोला जाता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे को स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस कैसे क्रिएट करना है। जैसे तो मैं अभी यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, राउटर के प्लेस पे लेयर 3 स्विच यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेयर 3 स्विच वो काम कर सकता है जो राउटर करता है, तो हम वो देखेंगे। तो आपके पास में यहाँ पर एक स्विच है लेयर 3 स्विच, और मैं एक 2950 सीरीज़ का यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेयर 2 स्विच ले लेता हूँ। ठीक है। और एक PC, उसके बाद दूसरा लेयर 2 स्विच हम यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हमारे को राउटिंग परफॉर्म करना है तो हम ऐसे एक के साथ एक फ्री, और एक PC है, ऐसी टोपोलॉजी बना देते हैं हम। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे, राउटर, उसके बाद PC टू राउटर हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रेट केबल, सॉरी PC टू स्विच, इधर स्ट्रेट केबल। अब ये स्विच है, लेयर 3 स्विच हो या फिर आपका लेयर 2 स्विच हो, सेम डिवाइस है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्रॉस केबल। तो 0/1 से मैंने इसके पोर्ट पे कनेक्ट कर दी क्रॉस केबल, 0/2 से 0/2 इधर कनेक्ट कर दिया, और सेम मैंने यहाँ 0/1 से फिर इधर क्या कर दिया, कनेक्ट। समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक IP नेटवर्क डिज़ाइन करना है, जैसे ये 192.168.10.0/24 का नेटवर्क, यहाँ पर 192.168.30.0/24 का नेटवर्क, और यहाँ पर 192.168.20.0/24 का नेटवर्क। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लेयर 2 स्विच को भी कॉन्फ़िगर नहीं करते, जैसे हम पहले लेयर 3 स्विच को, राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते थे, वैसे कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई लेयर 3 स्विच है तो लेयर 3 स्विच के ऊपर और राउटर के ऊपर जो काम अगर आपको करना है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल IP असाइन करने का डिफरेंस है, बाकी सारी सर्विसेज वैसी की वैसी रन होती है। जैसे राउटर पे आपने काम किया है,
आप लेयर 3 स्विच के ऊपर भी काम कर सकते हो। पर राउटर को अगर आप आईपी देते थे तो क्या करते थे, देखो कमांड्स वैसी चल रही है सब कुछ। राउटर को आईपी असाइन करना है तो आप लिखते थे इंटरफेस 568.0/1 और डायरेक्ट क्या लिखते थे, आईपी एड्रेस, देन आईपी एड्रेस एंड मास्क, है ना। बट यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट आईपी दोगे तो ये आईपी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपका जो लेयर 3 स्विच होता है वो बाय डिफॉल्ट किसकी तरह काम करता है, लेयर 2 स्विच के ऊपर, और लेयर 2 स्विच के किसी पोर्ट को आप आईपी असाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लेयर 3 स्विच का ये जो पोर्ट है वो किसकी तरह काम करे, लेयर 3 की तरह काम करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड रन करनी है, नो स्विच पोर्ट। पहले क्या करोगे, इंटरफेस F0/1, इसके ऊपर क्या कमांड एग्जीक्यूट होगी, नो स्विच पोर्ट कमांड आप क्या करोगे, रन करोगे, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर क्या रन करोगे, आईपी एड्रेस। तो नो स्विच पोर्ट कमांड क्या करती है, उस पर्टिकुलर एक सिंगल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर लेयर 2 कैपेबिलिटी को रिमूव करके लेयर 3 कैपेबिलिटीज को क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। तो अब अगर इस पोर्ट के ऊपर लेयर 3 कैपेबिलिटी जब इनेबल हो चुकी है तो अब आप आईपी असाइन करोगे तो आईपी भी क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट टास्क क्या है, इंटरफेस F0/0, देन लेयर 2 कैपेबिलिटीज को रिमूव करने के लिए नो स्विच पोर्ट कमांड रन करोगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आईपी असाइन करना है। स्विच के पोर्ट के ऊपर आपको नो शटडाउन कमांड बाय डिफॉल्ट रन नहीं करनी होती है। क्यों, क्योंकि स्विच के सारे पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, अप होते हैं। बट हो सकता है कि किसी स्विच को क्या करके रखा हो, डाउन करके रखा हो। वैसे सिक्योरिटी रीजन से क्या किया जाता है, स्विच के वो पोर्ट्स जो अनयूज्ड है या यूज में नहीं है उसको क्या करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। तो हो सकता है किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या कर रखा हो कि 0/1 और 2 को अप कर रखा हो, 3 से लेकर के 24 तक के सभी को शट डाउन कर दिया। तो आपको फिर नो शट डाउन भी करना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला कि नो आप होते हैं तो हम भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। नहीं वो तो मुझे पता है देना नहीं है, बट अभी और आधा घंटा। ठीक है, तो आईपी कैसे असाइन करना है, तो केवल एक एडिशनल कमांड रन करनी है जो राउटर पे रन नहीं करते थे, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोर्ट है जो कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस F0/2, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, और फिर आईपी एड्रेस 192.168.20.255.255.0 और एग्जिट। तो ये आपका लेयर 3 स्विच का आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस मशीन को आपको क्या करना है, एक आईपी असाइन करना है। तो क्या लिखोगे, 192.168.10.2 192.168.10.1 क्या हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप क्या करते हो, पिंग करते हो, तो 10.1 से रिप्लाई आ रहा है। और अगर आप आपके इस स्विच से बैठ करके पीसी को पिंग करोगे तो आपका पीसी भी क्या होगा, 10.2 डन। सो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस 0/2, नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 192.168.20.255.255.0 क्या हो गया, F0/1। पहले नो स्विच पोर्ट, फिर आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0
ठीक है, और एग्जिट। इस पे आप आईपी जो असाइन करोगे वो क्या आईपी असाइन करोगे 30.2 और गेटवे क्या हो जाएगा 30.1। ठीक है, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब राउटिंग टेबल चेक करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर पे क्या होता था, अगर आप जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं वो राउटिंग टेबल के अंदर क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, है ना। सो आईपी राउट, बट यहाँ पर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है वो इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं हुई है। अभी आपने क्या किया है, केवल इस राउटर के इन 2 पोर्ट के ऊपर आपने क्या किया, लेयर 3 कैपेबिलिटीज को इनेबल किया। वो केवल 2 पोर्ट ही क्या कर रहे हैं, लेयर 3 की तरह काम कर रहे हैं। बट ये जो राउटर है अभी भी ये कैसे की तरह काम कर रहा है, स्विच की तरह। इसके ऊपर राउटिंग का फीचर क्या नहीं है, इनेबल नहीं है। आपको क्या करना है, इस राउटर के ऊपर अगर राउटिंग का फीचर इनेबल करना है तो वन मोर एडिशनल कमांड आपको यहाँ पर रन करनी है, वो है आपकी आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग कमांड क्या करेगी, आपके IPv4 का राउटिंग फीचर इनेबल कर देती है। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा राउटर के ऊपर IPv6 का राउटिंग फीचर इनेबल करने के लिए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड हमने रन की थी। तो वो इसलिए रन करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक के जो नेटवर्क हम यूज कर रहे थे वो IPv4 पे चल रहा था, तो राउटर के अंदर IPv6 की कमांड इनबिल्ट नहीं थी। तो अभी जो हम iOS यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी IPv6 की कमांड नहीं दी हुई है ना। तो हमारे को कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। वैसे ही स्विच के ऊपर अगर आपको यहाँ पर IPv6 का राउटिंग v4 का राउटिंग फीचर इनेबल करना है तो क्या कमांड रन होगी, ये। और अगर आप यहाँ पर IPv6 का राउटिंग फीचर इनेबल करना चाहते हो तो क्या कमांड रन होगी, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। तो अभी हमारे को v4 करना है इसलिए मैंने IP राउटिंग कमांड रन की। तो अब आप सो IP राउट कमांड चेक करोगे तो राउटिंग टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। तो केवल लेयर, अगर आपको लेयर 3 स्विच को एज ए राउटर यूज करना है तो क्या करना है, IP राउटिंग कमांड चला देनी है। और पोर्ट्स के ऊपर IP देते टाइम आपको ध्यान रखना है क्या कमांड रन करनी है, नो स्विच पोर्ट कमांड रन करनी है। हाँ मैं टेबल ये तो इसके ऊपर अभी मैंने IP राउटिंग डू सो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल होगा। अब सो मैक एड्रेस टेबल, तो ये मैक एड्रेस टेबल भी आपको बताएगा इसके कौन से पोर्ट के ऊपर। अभी तो ये 0 by 1 अभी कम्युनिकेशंस नहीं किया है तो ये क्या नहीं कर रहा है, उसको लर्न नहीं कर रहा मैक एड्रेस को। अभी वो भी हम देखते हैं कि इस पीसी से इसको हमारे को कैसे पिंग करना है तो कैसे पिंग होगा। बट उससे पहले हमारे को यहाँ पर क्या इनेबल करना होगा, राउटिंग, क्योंकि दोनों लेयर 3 स्विचेस जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है। तो राउटिंग इनेबल करने के लिए हम क्या करते थे, स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते, डायनामिक राउटिंग भी कर सकते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राउटर लिंक वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क 192.168.10 और 192.168.20.0 और एग्जिट। यहाँ पर आपको इनेबल करना है, वही सेम कमांड आप सब कुछ रन। अब इसमें इसके बाद आपको कोई भी ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट कमांड रन करनी है। तो IP देते टाइम नो स्विच पोर्ट और फीचर इनेबल करने के लिए IP राउटिंग। इसके बाद जो राउटर पे आपने टास्क किया अभी तक के परफॉर्म किया वो सब कुछ लेयर 3 स्विच के ऊपर आप एज इट इज परफॉर्म कर सकते हैं। नेटिंग करना है, ACL लगाना है, ठीक है, राउटिंग करनी है, स्टैटिक डायनामिक जो भी करना है। राउटर रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.20.0 एंड 30.0 सब कुछ सेम आउटपुट होगा। सो IP प्रोटोकॉल कमांड रन करोगे वैसे ही आउटपुट आ रहा है जैसे राउटर के ऊपर आ रहा था, ठीक है। सो IP राउट चेक करोगे तो जो रूट्स आपने लर्न किया वो नेटवर्क, उसकी AD वैल्यू, होप काउंट, नेक्स्ट होप और सेल्फ एग्जिट इंटरफेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। जैसे ही अगर आप पिंग करोगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिंग भी हो जाएगा। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ पिंग, इसमें पैकेट ट्रेसर के अंदर आपके 2 मोड्स होते हैं, एक रियल टाइम मोड होता है और एक आपका होता है सिमुलेशन मोड। अभी हम जो काम करते हो कौन से मोड में करते हैं, रियल टाइम मोड में। सिमुलेशन मोड के अंदर आप जो पैकेट्स वगैरह सेंड होते हो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से मुझे इसको पिंग करना है तो यहाँ पर एक पैकेट है
आपका ICMP पैकेट, इस पे क्लिक करो, सोर्स और आपका डेस्टिनेशन है उस पे क्लिक कर दो, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, कैप्चर फॉरवर्ड। तो पैकेट्स कैसे आपका जा रहा है वो आपको क्या करते रहेगा, शो करेगा। देखो यहाँ पर अब उसके पास में डेस्टिनेशन का मैक नहीं था तो इसने क्या किया, ARP रिक्वेस्ट करिए, लिखा हुआ है मल्टी लेयर स्विच टू स्विच 1 ARP रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। इधर कैप्चर फॉरवर्ड करोगे तो ये अभी स्विच 1 से PC1 ARP रिक्वेस्ट जा रही। अब क्या होगा, PC1 से स्विच 1 ARP रिप्लाई, स्विच 1 से मल्टी लेयर स्विच ARP रिप्लाई। अब फिर क्या होगा, अब यहाँ से आपका क्या होगा, इधर ICMP का पैकेट क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो पैकेट्स है आपको यहाँ पर सिमुलेशंस मोड में आप क्या कर सकते हो, सारे पैकेट्स चेक कर सकते हो। पैकेट्स को अगर अभी हमने यहाँ पर देखा नहीं, वैसे अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या करेगा, डिटेल में जब आपके पैकेट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो आपको डिटेल में पैकेट्स क्या करेगा, शो करेगा। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। PC के ऊपर अगर आपको क्या चेक करना है, PC कौन सी टेबल मेंटेन करता है, ARP टेबल। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ARP-A, इससे कोई भी PC हो उसकी आप ARP टेबल चेक कर सकते हो। इसमें आपको बता रहा है कि 10.1 मीन्स राउटर का IP आपको दिखा रहा है, उसका क्या मैक एड्रेस है वो आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एंट्री डायनामिक उसने क्या किया, लर्न किया। अगर मेरा भी कंप्यूटर है, अगर हम रियल कंप्यूटर को भी चेक करेंगे, ARP-A कमांड रन होती है। तो ये मेरी मशीन ने जिन जिन कंप्यूटर से कम्युनिकेशंस किया है उनका यहाँ पर दिखा रहा है IP और मैक एड्रेस। इसको क्लियर करना है तो कमांड चलती है ARP-D। और जब देखो D कमांड चलाने के बाद में कुछ ही एड्रेसेस बचे, बाकी सारे क्या हो चुके हैं। अगर आपके PC के ऊपर आपको ARP टेबल को क्या करना है, क्लियर करना है, तो कौन सी कमांड चलेगी, ARP-D। वैसे ये जो एंट्री होती है ARP टेबल के अंदर, ये 4 आवर्स के लिए होती है। अगर आपका जो कंप्यूटर है इसने क्या किया, राउटर का मैक एड्रेस और IP और उसका मैक क्या हुआ उसने टेबल में स्टोर कर लिया है। अगर PC और राउटर के बीच में 4 आवर्स तक के कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो ARP टेबल के अंदर की जो एंट्री है वो 4 आवर्स में प्लस आउट हो जाएगी। क्लियर हो गया। फोर्सफुली अगर क्लियर करना है तो ARP-D, ठीक है, ARP-A। तो इसकी टेबल के अंदर कोई भी ARP एंट्री नहीं है। राउटर भी ARP टेबल मेंटेन करता है, पर उसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड होगी, शो ARP कैसे। नहीं चल रही इसमें, शो ARP भी चलेगी ना, शो ARP कैसे भी चलती, शो ARP भी चलती है। इसमें बता रहा है कि ये जो 0/1 है, ठीक है, इससे ये मैक एड्रेस कनेक्ट है। 0/2 ये IP एड्रेस आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्लियर ARP कैसे कमांड चलेगी क्लियर करने के लिए। शो ARP करोगे तो फिर से क्या करेगा, आपको दिखाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपका क्लियर ARP केसेस से अगर ये एंट्री क्या नहीं हो रही, रिमूव नहीं हो रही, तो आप पोर्ट को क्या कर सकते हो, फ्लैग कर सकते हो। कई बार क्लियर ARP केसेस इंटरफेस F0/1 अगर आप इसको सर्च करोगे और फिर उसके बाद में क्या करोगे, नो सर्च करोगे, शो ARP, तो फिर वो मैक एड्रेस तो कभी यहाँ पर एंट्री कैसे दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना। तो अगर आपको राउटर्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, मैं रियल टाइम में लेकर के आ रहा हूँ इसको, राउटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको राउटर की क्या करना है, ARP टेबल को फ्लश करना है, तो आप पोर्ट को क्या करो, सर्ट और नो सर्ट कर दो। तो उस पोर्ट से जो भी मैक एड्रेस वगैरह उसने लर्न किए सभी की एंट्री क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। PC के ऊपर कैसे करना है हमने देख लिया। अब स्विच की जो टेबल है वो आपको देखना है, मैक टेबल। तो अभी हमने कौन सी कमांड देखी थी, शो मैक एड्रेस टेबल। तो इसके पास में 2 एंट्री, 0/3 के ऊपर ये PC कनेक्ट है और 12 नंबर के पोर्ट के ऊपर राउटर कनेक्ट हो रही है। राउटर का क्या दिखा रहा है,
मैक एड्रेस टेबल दिखाना, ठीक है। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक करोगे तो जो डायनेमिक एंट्री उसने जो लर्न की है वो सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। लेट्स वेरीफाई, ठीक है। तो मैक टेबल कैसे चेक करना है, क्लियर कैसे करना है, आर टेबल चेक करना, क्लियर करना, राउटर स्विचेस के ऊपर हमने दोनों के ऊपर देख ली, ठीक है। अब इसकी ARP टेबल में अभी कोई एंट्री नहीं है, इसकी मैक टेबल के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है। राउटर का मैक क्या किया, लर्न किया है। मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ। अभी मैक टेबल चेक करूँगा, कोई भी नहीं है। रियल टाइम में लेकर के आया, फिर हम यहाँ से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पिंग करते हैं। देखो पीसी की आर टेबल के अंदर कोई भी एंट्री नहीं थी, तो उसने सबसे पहले कौन सा पैकेट जनरेट किया, ये अभी ये पैकेट का कलर देखना। अगर मैं कैप्चर फॉरवर्ड करता हूँ तो कौन सा, PC 0 से स्विच 0 को कौन सा पैकेट फॉरवर्ड हुआ, आर पैकेट क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ। इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दो लेयर्स आती, इन लेयर मीन्स कहाँ से पैकेट इन हुआ है, आउट लेयर मीन्स कहाँ से पैकेट आपका क्या होगा, आउट होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इन लेयर में देखो मैक एड्रेस आर रिक्वेस्ट क्यों हो रही, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। सोर्स मैक एड्रेस तो इसके पास में, ये जो सोर्स मैक एड्रेस है ये D115, ये किसका होगा, इस पीसी का। अगर आपको इसका मैक फाइंड करना है तो ip_config ऑल कमांड अगर आप रन करोगे तो यहाँ पर देखो इसका फिजिकल एड्रेस भी आपको शो कर रहा है D115। समझ में आया, इसका मैक एड्रेस ये है, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि हाँ मैं कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका सोर्स मैक एड्रेस हो गया। और आर्प रिक्वेस्ट के अंदर डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं था, तो उसने डेस्टिनेशन में क्या लगा दिया, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस फ्रेम इस फ्रेम को जो आर्प रिक्वेस्ट जो सेंड हो रही है इसको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। सोर्स IP क्या है, तो 10.2 है। डेस्टिनेशन IP क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 10.1 है। अब उसने आपने पिंग कहाँ से किया, यहाँ से इसको पिंग किया, बट इसने एक्चुअल डेस्टिनेशन का क्या नहीं किया, आर्प रिक्वेस्ट नहीं की उसके लिए। उसको पता है कि मेरा IP जो है वो 10.2 है और जिससे मुझे कम्युनिकेशन करना है उसका IP 30.2 है। मीन्स वो मेरे नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता है, तो मुझे वहाँ पर जाने के लिए मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ, गेटवे के थ्रू जा सकता हूँ। इसलिए इसने जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो यहाँ पर यूज़ किया है वो किसका मैक एड्रेस यूज़ किया है, डेस्टिनेशन में IP जो यूज़ किया हो किसका IP यूज़ किया, राउटर का। तो जब भी अगर आपका डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है तो आर्प रिक्वेस्ट भी जो जनरेट होती है वो किसके लिए जनरेट होती है, राउटर के लिए, गेटवे के लिए। क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये बता रहा है कि कहाँ से स्विच के पास जो पैकेट इन हुआ है वो कौन से पोर्ट से इन हुआ है, पर अगर वो आउट होगा तो कौन से पोर्ट से आउट होगा। अब ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर दिखा रहा है कि द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैक टेबल ऑफ स्विच, कि जो सोर्स मैक एड्रेस है वो मैक टेबल की स्विच के अंदर क्या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्विच एड न्यू मैक एंट्री टू इट्स टेबल and the frame destination MAC address is broadcast. The switch process the frame and the frame destination MAC address match the receiving port MAC address, the broadcast address or multicast address. The device de-encapsulate the PDF from the Ethernet frame, and the frame is ARP frame. The ARP process it, and the active VLAN interface is not up. The ARP process ignore the frame. तो वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब अगर आप कैप्चर फॉरवर्ड करोगे, ये इसने क्या कर दिया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब रिप्लाई कौन करेगा, वही राउटर ने आपको आर्प का क्या कर दिया, रिप्लाई किया। अब इस रिप्लाई पैकेट को अगर आप पढ़ोगे तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। देखो इसमें मैक एड्रेस क्या है, ये राउटर का मैक एड्रेस है, उसने रिप्लाई किसको किया, D115 मीन्स PC को रिप्लाई किया। ठीक है, तो जो हमने अभी पढ़ा था थ्योरी में वैसे ही हो रहा है। अब इसने इसको रिप्लाई किया। अब अभी क्या हुआ है, यहाँ से आर्प रिक्वेस्ट गई, रिप्लाई आया। अब आर्प सक्सेसफुल होने के बाद आपका क्या ICMP पैकेट क्या होगा, फॉरवर्ड होगा।
अब इस तरीके से आप कैप्चर फॉरवर्ड करते जाओगे तो आपके पैकेट्स क्या होते रहेंगे, आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे। क्लियर हो गया? इसको फिर मैं रियल टाइम में लेकर के आया। अब आप पिंग करोगे तो आपका पिंग भी क्या होगा यहाँ से, अगर आप इसको पिंग करते हो नॉर्मली तो 192.168.30.2 पिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लेयर 3 स्विच को एज अ राउटर की तरह क्या किया, यूज़ किया। अब अगर आप इस लेयर 3 स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर टेलनेट इनेबल करोगे, क्या कमांड चलेगी, लाइन विथ डिवाइस 0 स्पेस 4 पासवर्ड CCNA, ठीक है, लॉगिन एग्जिट, एनेबल सीक्रेट CCNA। आप आपके पीसी के ऊपर जाकर के क्या करोगे, इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, इसका होस्ट नेम दे देता हूँ L3 SW L3 स्विच कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको टेलनेट करता हूँ तो क्या कमांड चलेगी, टेलनेट 192.168.10.1 एक्सेस हो गया, CCNA इनेबल CCNA डन। तो ये तो L3 से था, बट अगर मुझे L2 स्विच को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस करना है तो आप एक कंसोल केबल लोगे, इस स्विच के कंसोल पोर्ट पे लगा करके कहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, पीसी पे, और पीसी के ऊपर आप क्या ओपन करोगे, आपका हाइपर टर्मिनल, इसके अंदर एक यहाँ पर हाइपर टर्मिनल भी आता है, आपका स्विच क्या हो जाएगा, आपके पास में एक्सेस हो जाएगा। तो नॉर्मल आपको वहाँ पर भी ऐसे ही करना है, क्या करोगे, एक कंसोल केबल लेकर के आपको क्या करना है, पीसी से कनेक्ट करना है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर 2 स्विच है ये टेलनेट के थ्रू भी यहाँ पर क्या हो सके, एक्सेस हो सके, तो आपको इसको क्या करना होगा, IP असाइन करना होगा। तो अभी जो आपने लेयर 3 स्विच के जो पोर्ट के ऊपर IP असाइन किया उसको क्या बोलते हैं, लेयर 3 नेटिव इंटरफेस बोला है। बट SVI इंटरफेस अगर आपको बनाना है तो SVI आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। तो मैं L2 पे बता रहा हूँ, अगर L2 स्विच को IP असाइन करना है तो आप किसी इंटरफेस के ऊपर IP असाइन कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर किसके ऊपर असाइन होगा, SVI। तो SVI कैसे बनाया जाता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटरफेस VLAN और VLAN का नंबर। तो आपके स्विच के ऊपर जो भी क्या बना हुआ है, VLAN बना हुआ है, उसका नंबर आपको देना पड़ता है। मैं यहाँ पर 1 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बताता हूँ आपको शो VLAN करके ब्रीफ। मेरे स्विच के ऊपर VLAN 1 पहले से बना हुआ होता है। ये क्या होता है और कैसे बनाना है, क्या करना है, हम आगे की क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। बट कोई भी सिस्को का स्विच हो, बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर क्या होता है, VLAN 1 बना हुआ होता है। तो जो VLAN बना है आप उसी को क्या कर सकते हो, IP असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस VLAN 1 इसको IP असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए आप, जैसे आप लूपबैक बनाते थे वैसे ही, और सेम IP देना है तो अब यहाँ पर नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। IP एड्रेस और 10 के सबनेट का कोई भी एक IP क्या कर दो, इसको आप असाइन कर दो, ठीक है। नो शटडाउन रन करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी SVI पोर्ट है, आपको नो शटडाउन कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका क्या बोल रहा है, इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप। ये लाइन प्रोटोकॉल अप हुआ है, ये फिजिकल लेयर अप होने का मैसेज है, और ये आपका डेटा लिंक लेयर 2 अप होने का मैसेज आपको शो कर रहा है। सो यहाँ पर अब आपने क्या कर दिया, इसको IP असाइन कर दिया, नहीं पोर्ट के ऊपर, लेयर 2 स्विच में पोर्ट के ऊपर असाइन नहीं होता, केवल SVI पोर्ट बने। तो ये जो मैंने बनाया इसको हम क्या बोलते हैं, SVI पोर्ट बोलते हैं, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। अगर कोई मैंने बोला है, कोई आपको बोलता है कि भाई आपका कोई लेयर 2 स्विच है या लेयर 3 स्विच है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, SVI पोर्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, SVI पोर्ट मीन्स किसी VLAN को आपको क्या करना है, IP असाइन करना है। क्लियर हो गया। अब ये 1 भी हो सकता है VLAN, 10 भी हो सकता है VLAN, 100 भी हो सकता है। हाँ, एक पोर्ट पे नहीं, एक स्विच के ऊपर आप कितने भी VLAN बना सकते हो, बट एक पोर्ट एट ए टाइम एक ही VLAN का मेंबर होगा, ठीक है। तो वो VLAN में मैं बताऊंगा VLAN। तो अभी समझ में आया। अगर मैंने SVI पोर्ट्स बनाने के लिए बोला तो आपको क्या करना है, किसी VLAN के ऊपर क्या करना है, IP असाइन करना है, ठीक है। सो
तो ये SVI पोर्ट बना दिया हमने। अब ये चेक करोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा VLAN 1 और आपकी ये अप है। अगर आप लोकल स्विच से ही उसी IP को पिंग करोगे तो पिंग भी हो जाएगा 100। अगर आप यहाँ से पिंग करोगे तो भी वो क्या होगा, पिंग होगा 100। सॉरी, हाँ अब ये अगर टेलनेट आपने किया, आपने लिखा टेलनेट और क्या लिखा IP एड्रेस, तो पोर्ट क्या दिखा रहा है, ओपन। तो ये जो ओपन लिखा हुआ है वो बता रहा है कि यहाँ से आपने इसको टेलनेट किया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई पोर्ट नंबर नहीं देते हो तो पोर्ट नंबर 23 लेता है, तो बता रहा है कि इसके बीच में क्या है, टेलनेट की सर्विस क्या पोर्ट क्या है, इनेबल है। बट अभी आपको कोई पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए पासवर्ड शो नहीं कर रहा है आपको, मतलब पूछ नहीं रहा है। आपको पिंग करना होगा, पिंग करोगे 10.100, आपका रिप्लाई आ रहा है, पिंग हो रहा है, ठीक है। अब अगर इसको आपको क्या करना है, टेलनेट करना है, तो यहाँ पर आपको फिर से टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा आपके स्विच के ऊपर। वही लाइन VTY 0/4 पासवर्ड CCIE लॉगिन एग्जिट और इनेबल सीक्रेट CCIE, ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। आपको टेलनेट करना है तो क्या लिखोगे, नेट पासवर्ड पूछ रहा है, इनेबल हो गया। मैं यहाँ से बैठ करके भी इस राउटर को क्या कर सकता हूँ, इस स्विच को टेलनेट कर सकता हूँ। इसको अगर टेलनेट करना है तो क्या लिखेंगे, टेलनेट उसका IP 20. CCNA इनेबल CCNA। तो 30 के नेटवर्क से मैंने इसको क्या कर लिया, रिमोटली एक्सेस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपने राउटिंग भी कर रखी है और इसके ऊपर टेलनेट की सर्विस भी इनेबल करनी है। बट हम वेरीफाई करते हैं क्या मैं उस लेयर 2 स्विच को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इस लेयर 2 स्विच को यहाँ से। उसका IP क्या है 10. पहले पिंग करके देखते हैं कि हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसको पिंग किया 192.168 10.100 को, तो पिंग नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। चलो कैंसिल करते, टेलनेट करते। जब पिंग ही नहीं हो रहा है तो टेलनेट का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे तो सब पिंग होना ही नहीं चाहिए, सॉरी टेलनेट होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो क्या है, एक और रिक्वेस्ट से नहीं हो रही, पिंग ही नहीं हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि ये पिंग नहीं हो पा रहा है, इसका रीज़न ये है, इस मशीन को आपने क्या नहीं बता रखा, गेटवे नहीं बता रखा। ये आपकी लेयर 7 डिवाइस है, ये आपकी लेयर 2 डिवाइस है, इनको आपको क्या करना पड़ता है, गेटवे बताना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से बैठ करके अगर आप इस PC को पिंग करते हो 10.2 को, पिंग हो जाएगा। 10.2 को पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से इसका गेटवे हटा दूँ तो पिंग होगा क्या, अब पिंग नहीं होगा। तो सेम थिंग आपको क्या हो रहा है कि मैंने इस लेयर 2 स्विच को क्या नहीं किया है, कोई गेटवे असाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर कमांड चलती है IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168 10.1। इसका भी गेटवे क्या होगा 10.1 होगा और इस PC का गेटवे भी क्या होगा 10.1 होगा। अब अगर आप यहाँ से क्या करते हो, किसको पिंग करोगे, स्विच को 100 को, तो ये पिंग भी होगा और टेलनेट भी होगा। पिंग हो रहा है। अगर आप उसको टेलनेट करते हो CCIE इनेबल, समझ में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लेयर 2 स्विच बाहर के नेटवर्क से भी क्या हो, एक्सेसिबल हो, तो आपको क्या क्या टास्क करना है, उसके ऊपर SVI इंटरफेस को IP असाइन करना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको असाइन करना है, और उसके बाद में टेलनेट या SSH की सर्विस इनेबल करना है, वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका बेसिक था स्विच का, ठीक है।